आरंभिक अधिकारिता, पहला है हम आरंभिक अधिकारिता डालें। हाई कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता क्या? ऐसे मुकदमे जो अधीनस्थ न्यायालय में न्यायालयों में लंबित हो, अधीनस्थ न्यायालयों में दायर न होकर सीधे हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय सीधे उच्च न्यायालय में दायर होते हैं। सीधे उच्च न्यायालय में दायर होते हैं और जिसे विधि और तथ्य से संबंधित प्रश्न है और जिसमें विधि और तथ्य से संबंधित तथ्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें संवैधानिक मामले, प्रसादी पाओगे पर चिंता मत करो। इसमें संवैधानिक मामले, राजस्व मामले, संवैधानिक मामले, राजस्व मामले, वसीयत, मौलिक अधिकार, आदि आते हैं। देखो क्या है दिखाने का पीछे है कि अगला वाला जो आने वाला है बैच वो क्लियर रहेगा। ऐसे मुकदमे जो अधीनस्थ न्यायालय में दायर ना होकर सीधे कहां दायर होते हैं? हाई कोर्ट में। कहां दायर होते हैं? ऐसे मुकदमे जो जिला न्यायालय में नहीं दाखिल होता सीधे कहां जाते हैं? हाई कोर्ट में। कहां जाते हैं? हाई कोर्ट में जाते हैं। और ऐसे वो मुकदमे होते हैं जो विधि और तथ्य का प्रश्न होता है, कानून का प्रश्न होता है। किसका? जैसे मौलिक अधिकार से संबंधित कोई मूल अधिकार से संबंधित बातें होगी तो अधीनस्थ न्यायालय उसकी व्याख्या सीधे हाई कोर्ट में दायर होगा। कहां दायर होगा बेटा? हाई कोर्ट में दायर हो जाएगा।
कहाँ दायर होगा? हाई कोर्ट। कोई संवैधानिक मामला है वो सीधे हाई कोर्ट में, अधीनस्थ न्यायालय मत जाइए। अधीनस्थ न्यायालय केवल दीवानी और फौजदारी न्यायालय देखने के लिए है, राष्ट्र की संबंधित मामले देखने के लिए नहीं है वो। और ऐसे जो पागल मूर्ख दिवालिया है उसकी वसीयत की संबंधित मामला होगा तो कहां जाएगा? सीधे हाई कोर्ट में। कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। अब ऐसा जो राजस्व मांग के संबंधित मामला होगा, राजस्व मामले संबंधित होगा, वो सीधे दाखिल कहां होगा? हाई कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल नहीं होगा। कारण ये उच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? अधिकार है। आरंभिक क्षेत्राधिकार वह अधिकार है जिसका डायरेक्ट दायर कहां होता है? अधीनस्थ न्यायालय में न होकर कहां होता है? हाई कोर्ट में होता है, जहां विधि और तथ्य का संबंधित प्रश्न होता है। ऐसे जो मामले होते हैं, जो आरंभिक मामले हैं, वो संवैधानिक मामले और मौलिक अधिकार संबंधित मामले, राजस्व की मामले, वसीयत की मामले, ये सभी कहां आते हैं? आरंभिक अधिकारिता के उच्च न्यायालय में। आरंभिक अधिकारिता के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। प्रश्न कैसे पूछता है? जो संवैधानिक मामला है या जो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार के संबंधित जो मामला है, उसका हाई कोर्ट के किस क्षेत्राधिकार में आता है? किस क्षेत्राधिकार में आएगा? आरंभिक क्षेत्राधिकार में आएगा। पूछ लेता है कि हाई कोर्ट का जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है किस किस मामले को देखता है? तो कौन? राजस्व मामले, संवैधानिक मामले, वसीयत की मामले और क्या? मौलिक अधिकार की। क्या आरंभिक क्षेत्राधिकार जो हाईकोर्ट का है वो अधीनस्थ न्यायालय में दायर हो सकता है? नहीं। सीधे कहां दायर होगा? उच्च न्यायालय में दायर। ये ऐसा मामला जो विधि और तथ्य से संबंधित है, वह हाईकोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार में आता है? आरंभिक। ये इस तरह से प्रश्न पूछता है, इस तरह से ये प्रश्न पूछता है। और इसीलिए मैं कहा बार बार, ये अनेक प्रकार से घुमा घुमा कर प्रश्न पूछता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार जहां विधि और प्रश्न की संबंध, सीधे कहां दायर होता है? हाई कोर्ट में। कहां दायर होता है? अधीनस्थ न्यायालय में नहीं। संवैधानिक संबंधित मामला कहां दायर होता है? हाई कोर्ट में, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में। कोई दिक्कत है? समझ गए आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या है? ये रट जाना, ये रट जाना। और इसको विधि और तथ्य के संबंधित जहां मामला ऐसे पूछ लेता है, विधि और तथ्य से संबंधित जहां मामला होगा वो हाईकोर्ट का कौन सा अधिकार में आता है? आरंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। क्लियर हुआ? दूसरा लिखो, अपीली अधिकारिता। लिखते साहब चले जाओ यार, इतना बताते हैं तब भी नहीं लिख पाओगे तो कैसे खत्म होगा? अपीली अधिकारिता। तुम ही सब कुछ लिख रहे हैं, तो अगर वही सब नहीं कर पाओगे तो होगी। लिखो, ऐसे मामले जो अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय ऐसे मामले जो अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम निर्णय या डिग्री के विरुद्ध होते हैं,
जैसे सिविल मामला और मतलब दीवानी मामला और फौजदारी मामला। ये सीधे कहा अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आता है, किसके? हाई कोर्ट के कि सुप्रीम कोर्ट के? हाई कोर्ट के अपीली अधिकारिता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के भी आता है। लेकिन ये ऐसे मामले जो दीवानी, जहां पे अधीनस्थ न्यायालय ने डिग्री दे दिया हो, जहां है जो जिला न्यायालय ने डिग्री दे दिया हो, उसके विरुद्ध कहां दायर होगा? मान लीजिए उसने दे दिया अपना निर्णय कि आपको क्या करना है, इस कांड में आपको दीवानी मामला में और फौजदारी मामले में जो मार दंगा हुआ, इसमें आपको आजीवन कारावास दिया जाता है, तो आप वहीं रुक जाएंगे? आप वहीं रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे ना। आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट में क्या जाएंगे? तो यहाँ दीवानी मामला क्या है और फौजदारी मामला क्या है, नोट कर लो। ऐसे ही नहीं, दीवानी का तात्पर्य क्या है? लिखो, दीवानी का तात्पर्य क्या है? लिखवाएं? धन्यवाद लिखने के लिए आपसे। लिखो, लिखो संपत्ति विवाद, संपत्ति विवाद, पारिवारिक विवाद, पारिवारिक विवाद या किसी को नुकसान हेतु हर्जाना, किसी के नुकसान के लिए हर्जाना, भरपाई, हर्जाना। पारिवारिक विवाद बेटा वो आता है जिसे तलाक का मामला आ जाए। किसका आता है? तलाक का मामला आ जाए, गुजारा भत्ता का मामला आ जाए, वो पारिवारिक मामले में। तलाक, डाइवोर्स की मामला और गुजारा भत्ता की। दीवानी मामले हैं, क्या है? दीवानी मामले। उद्देश्य इसका होता है दीवानी मामलों की भरपाई करना। जैसे आपकी जो है कोई कार, आपकी ट्रक है, किसी कार को धक्का मार दिया, किसी कार को क्या मार दिया? धक्का मार दिया। आपके ट्रक ने किसी कार को, भारी वाहन ने किसी कार को धक्का मार दिया, किसी को भी, तो उसकी हर्जाना के लिए किस न्यायालय में जाएंगे आप? दीवानी न्यायालय। किसके न्यायालय में? आपसी संपत्ति का जो विवाद होगा वो दीवानी कोर्ट चलेगा। क्यों चलेगा? और जो तलाक वलाक की मामला होता है, गुजारा भत्ता की मामला होता है, वो कहाँ चलेगा? कहाँ चलेगा? बोलो। दीवानी न्यायालय में चलेगा। वो अधीनस्थ न्यायालय देखेगा। कौन देखेगा? अधीनस्थ न्यायालय। अगर आपकी ट्रक ने किसी कार या मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया तो इसका गुजारा भत्ता के लिए कहाँ दायर करेंगे? उसके जो है भरपाई के लिए कहाँ दायर करेंगे? दीवानी मामले चलेगी। क्या चलेगी? कोर्ट में। अगर तलाक किसी महिला को लेना है या किसी को गुजारा भत्ता लेना है तो उसके संबंध में कौन मामला चलेगा? दीवानी मामला चलेगा। और संपत्ति का दो भाइयों के विवाद या दो कुटुंब के विवाद हुआ या किसी व्यक्ति के बीच या राज्य और किसी के बीच विवाद हुआ तो दीवानी मामले का जो मामला होगा वो कौन से? संपत्ति विवाद कहाँ है? तो ये पूछ लेगा कि संपत्ति विवाद किस मामले में आती है?
पारिवारिक विवाद किस मामले में आती है? किसी का नुकसान की भरपाई किस मामले में आती है? आपके कार ने टक्कर दे दिया तो दूसरे कार की भरपाई आप करेंगे किस मामले में? इसका उद्देश्य होता है भरपाई करवाना। उद्देश्य क्या होता है? लिख लो। वो भी नुकसान का भरपाई कराना बेटा। अब क्लियर हो गया? अगर इस मामले में अधीनस्थ न्यायालय ने डिग्री दे दिया है कि आपको आपकी संपत्ति, आपका जो आपकी विवाह का पारिवारिक विवाह का मामला है या आपकी जो ट्रक ने टक्कर दिया इतना भरपाई नहीं करेगा। अब आप चाहते हैं कि ये गलत निर्णय है, क्या है? तो इसका वाचन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट। उसके विरुद्ध, इस न्यायालय के विरुद्ध में डिग्री कौन दे सकता है? हाई कोर्ट। तो अगर वो डिग्री दे दिया, फाइनल डिसीजन, डिग्री माने फाइनल डिसीजन अगर दे दिया तो आप कहां दायर करेंगे? हाई कोर्ट। समझ गए? फौजदारी मामला क्या होता है? फौजदारी फौजदारी मामले में कौन कौन चीजें आती है? डाउन करो। हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, किसी का हत्या कर दिए, कहीं पे चोरी कर लिए तो कौन सी मुकदमा? फौजदारी मुकदमा। किसी का बलात्कार हो गया, कहीं डकैती हो गई, कहीं छिनैती हो गई तो कौन से मामला चलेगा? कहां चलेगा? धोखाधड़ी हो गई, किसी के साथ मारपीट हो गई, धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया और मारपीट हो गई, कौन से मामले हैं? ये फौजदारी मामला है। कौन से मामला है? फौजदारी मामला है। इसका उद्देश्य होता है सजा दिलाना। क्या होता है? सजा दिलाना। किसी का कोई गला काट देगा उसको सजा नहीं मिलेगी। जो समाज के विरुद्ध में काम करता है वो फौजदारी मामले के संदर्भ में आता है। समाज को विकृत करने का प्रयास करता है, समाज को तोड़ने का प्रयास करता है, समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, समाज में गलत भ्रांतियां फैलाने का प्रयास करता है, समाज में हत्या, चोरी, बलात्कार, डकैती, छिनैती, धोखाधड़ी, मारपीट होती है तो कैसे मामले होते हैं? फौजदारी मामला होता है। अगर 302 का कोई मुजरिम बन गया, अगर हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अंतिम डिग्री दे दिया कि इसको आजीवन कारावास में होना चाहिए तो अपना अपील कहां देगा? हाई कोर्ट में देगा। कोई चोरी किया है उसको सजा ज्यादा मिल गया या शायद गलत निर्णय दे दिया तो अपना अपील कहां करेगा? हाई कोर्ट में। और कोई 376 केस बलात्कार किया है, 376 के तहत बलात्कार केस आता है तो अगर ऐसी कांड हो गई तो अगर वो दोषी नहीं है, कोई दूसरा दोषी है तो उसका निर्णय, अगर अधीनस्थ न्यायालय उसको दोषी मान लिया तो उसका अंतिम निर्णय कौन देगा? फिर हाई कोर्ट देगा। और छिनैती हो गया, धोखाधड़ी हो गया, सब मामले पहले अधीनस्थ न्यायालय की डिग्री के बाद कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। इसलिए फौजदारी जो मामला होता है, बलात्, हत्या जो है, छिनैती, डकैती, धोखाधड़ी, मारपीट, जितने भी सामाजिक अराजकता फैलाने वाली चीज होती है वो सभी किसमें आती है? फौजदारी मामले में।
जितने पारिवारिक विवाद होती, संपत्ति विवाद होती है आपको, और उसके बाद किसी के नुकसान की भरपाई कराना होता है, वो कहाँ आती है? दीवानी मामले में आती है। कहाँ आती है? दीवानी मामले में। और फौजदारी और दीवानी का अंतिम निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने दे दिया है, तो उसका अंतिम डिग्री दे दिया है, तो उसकी सुनवाई करने का अधिकार कौन होगा? हाई कोर्ट होगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? उसके अपीली अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। हाई कोर्ट के अपीली अधिकारिता के अंतर्गत। कोई दिक्कत यहां तक किसी समझने में? ठीक है, आगे बढ़ाएं। चलो लिखो, प्रशासनिक अधिकारिता। प्रशासनिक ये खत्म हो जाएगा। दो, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट धैर्य बनाओ। नियंत्रण और इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, इसके अंतर्गत हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखती है। ऐसे लिखना, हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय पर रखता है। ठीक है, अब कोई दिक्कत किसी को यहां तक समझने में? अब बेटा ये होता है, देखो अब इसके अंतर्गत खूब अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। क्या आते हैं? हाई कोर्ट के नीचे आते हैं जिला कोर्ट। कौन आता है? जिला कोर्ट आता है। समझ लो इसको, जिला कोर्ट आता है। और जिला कोर्ट में हर जिले में अपना अपना कोर्ट होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, जो दीवानी और फौजदारी मामले क्या करता है? देखता है। और साथ साथ में जान लेना कि बीच बीच में जैसे उपभोक्ता अधिकार अधिनियम तुम पढ़े होगे, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम पढ़े होगे, उपभोक्ता मंच भी होता है। यहाँ ध्यान देना, उपभोक्ता मंच ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसको बंद कर बेटा, दूसरा चालू कर दो 5 मिनट।